नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जेवीएनएल की जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग शॉर्ट विज्ञापन जारी किया जा चुका है और इसका विस्तृत विज्ञापन आपका जुलाई माह में यानी 10 जुलाई के आसपास जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो इंतज़ार था वो वैकेंसी आ चुकी है। अब आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, यानी लगभग 100 डेज का आपका प्लान है। तो 100 दिनों तक अगर जो अभ्यर्थी प्रॉपरली सटीक स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करेगा, उस अभ्यर्थी का चयन यहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में यानी मेरा यूट्यूब चैनल वामिका अकेडमी के माध्यम से आपका जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 26 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलाई जा रही है आपसे, यानी किसी प्रकार का 1 रुपये का चार्ज वसूल नहीं किया जा रहा है। तो मैं ऑलरेडी 95+ क्लासेज कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसमें आपका अकाउंटेंसी कंप्लीट हो चुका है और आपका ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट हो चुका है और जीएसटी का आपका 18 नंबर की क्लासेज चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा इस चैप्टर के अलावा जो आपका चैप्टर है आज का, ये जॉब वर्क संबंधी प्रावधान है एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग जॉब वर्क के बारे में बात करेंगे। फिर इसके अलावा आपके 2 चैप्टर और रिमेनिंग रहे हैं, एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा और एक जीएसटी ईवी बिल के बारे में बात कर लेंगे। तो एक आध दिन में आपका जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा और इसके एमसीक्यूज में ग्रुप पे भेज चुका हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके ले सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी को नहीं मिला हो तो मुझे कमेंट करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आपको भेज दूंगा। तो आपकी जीएसटी कंप्लीट हो जाएगी और 1 जुलाई से आपका 1 जुलाई या 2 जुलाई से आपका इनकम टैक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी क्लासेस कहाँ पे अवेलेबल है, मिलती नहीं है। तो मैं जो ये यूट्यूब चैनल है वामिका अकेडमी, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, यानी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के नाम से 4 प्लेलिस्ट है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपकी अकाउंटेंसी के अलग है और जीएसटी की अलग है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की अलग है और आपकी जो ऑडिट है उसकी अलग क्लासेज है, यानी चारों की अलग अलग प्लेलिस्ट के नाम से हैं। ठीक है, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट जैसे अकाउंटेंसी के आ गई, फिर जीएसटी के आ गई, फिर आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का आ गया, ऑडिट का आ गया। तो इस प्रकार से आपकी जो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ देखना आपको क्लासें मिल जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी को नहीं मिलती है तो मैं अब आगे से प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पिन करूँगा, तो वहाँ जाके आप प्लेलिस्टों को या वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज आपका यानी जॉब वर्क संबंधी प्रावधान के बारे में बात करेंगे एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग जॉब वर्क के बारे में बात करेंगे। तो इसमें टॉपिक बात रहेगा आज इस क्लास के माध्यम से जॉब वर्क की परिभाषा देखेंगे, फिर जॉब वर्क पर भेजे गए माल पर माल एवं सेवा का कर दायित्व किसके ऊपर होता है, प्रधान के ऊपर होता है या जो भी जॉब वर्कर है उसके ऊपर होता है। फिर माल एवं सेवा कर के अंतर्गत विवरणियाँ यानी जो रिटर्न किस प्रकार से भरी जाती है और विवरण संबंधी प्रावधान धारा 37 से लेकर 48 के अंतर्गत जो भी रिटर्न के रिगार्डिंग कौन कौन सेक्शन दे रखी है उसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ जॉब वर्क है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाइबिलिटी ऑन गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क, रिटर्न्स अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर प्रोविजंस रिगार्डिंग रिटर्न्स सेक्शन 37 to 48। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखेंगे कि जो जॉब वर्क होता क्या है। ठीक है, जॉब वर्क होता क्या है, एक मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। जॉब वर्क का मीन्स होता है, जैसे एक्स व्यापारी है, कौन है, एक्स व्यापारी है, अब वो किसी वाई व्यक्ति पर, किस पे, यानी एक्स रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और वाई भी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो जो वाई व्यक्ति है उस पर जैसे एक्स व्यक्ति है वो किसी चीज़ का निर्माण करता है। ठीक है, अब उनमें से कुछ पार्ट का या कुछ आंशिक रूप से किसी यूनिट्स का वो निर्माण करने के लिए या उसको तैयार करने के लिए वाई व्यक्ति को दे देता है। तो जो व्यक्ति एक्स का यानी एक्स का कार्य करेगा वाई, तो वो तो हो जाएगा आपका जॉब वर्कर और जो एक्स हो जाएगा यहाँ पे प्रधान या प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जीएसटी के रिगार्डिंग, इसमें टैक्स के रिगार्डिंग प्रोविजन कर रखा है कि इसमें टैक्स जीएसटी का जो टैक्स कौन व्यक्ति पे करेगा एंड जो वर्कर करेगा या प्रधान करेगा वो किस प्रकार से करेगा, कौन कौन से प्रोविजंस रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यानी किसी वस्तु अथवा माल की उत्पादन यानी किसी वस्तु अथवा माल की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मुख्य उत्पादक, जैसा देख चुके हैं जब मुख्य उत्पादक एक्स का उदाहरण लिया था, तो मुख्य उत्पादक निर्माण संबंधित छोटे बड़े यानी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे बड़े कार्य अन्य व्यक्तियों को सौंप दिए जाते हैं और उन्हें ऐसे कार्य के लिए उत्पादन के मूल्य या मात्रा अनुसार पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। यानी जो बदले में जैसे एक्स वाई से काम करवाएगा, जो भी यूनिट्स का निर्माण करवाएगा, तो उसके बदले उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, तो वाई का पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। ऐसी गतिविधियां जॉब वर्क कहलाती, यानी जो ऐसी जो भी एक्टिविटीज होती है वो एक तरीके से जॉब वर्क कहलाती है। जॉब वर्क के संबंध में माल एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम की धारा 143 में प्रावधान किया गया है। अभी ध्यान रखना है, जॉब वर्क के रिगार्डिंग जीएसटी एक्ट 2017 में सेक्शन कौन सा है, यानी 143 कौन सा है, 143 में जॉब वर्क संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। एंड एक्टिविटीज वेयर इन द मैन मैन्युफैक्चर साइंस
specific production related task, whether small or large, to other individuals who are then compensated based on the value of quantity of production are known as job work. Provisions regarding job work are laid down in section 143 of the Goods and Service Tax CGST Act. ठीक है, मीनिंग देख चुके हैं, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जॉब वर्क की परिभाषा एंड डेफिनेशन ऑफ जॉब वर्क, यानी माल एवं सेवा का अधिनियम में जॉब वर्क को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। जॉब वर्क से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे पंजीकृत, यानी क्या है, यानी जॉब वर्क जैसे एक्स वाई को उदाहरण समझा था, वही इसको आप एक्स वाई को एक तरह से, जब मैंने अभी शुरुआत में एग्जांपल बताया, उसी को बेसिस पर ध्यान रखते हुए आपको परिभाषा समझनी है। तो माल एवं सेवा कर अधिनियम में जॉब वर्क को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। किस प्रकार से देखें, तो जॉब वर्क से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति, यानी एक्स वाई द्वारा, एक्स और वाई हो गया, दूसरे पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के सामान या माल पर कोई अन्य शोधन एवं प्रसंस्करण करने का दायित्व लेने से है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के माल का शोधन या प्रसंस्करण करता है उसे जॉब वर्कर कहा जाता है। यानी यहाँ पे जॉब वर्कर कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जॉब वर्कर कहा जाता है। और वह व्यक्ति जिसके द्वारा माल या जॉब वर्क के लिए भेजा जाता है, यानी एक्स व्यक्ति है, वर्क के लिए भेजा जाता है, उसे प्रधान या प्रमुख यानी प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, यानी जो मुख्य व्यक्ति होगा, जो अपना इकाई का निर्माण अन्य व्यक्ति से करवाएगा, अन्य संस्था से कराएगा, वो तो हो जाएगा प्रधान, मुख्य तो। और जो वाई व्यक्ति जो मुख्य व्यक्ति का जो भी कार्य दिएगा उसको कर रहा है, उसके बदले में उसको पारिश्रमिक मिलता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे जॉब वर्कर। क्या हो जाएगा, जॉब वर्कर। अब इसमें सबसे बड़ा इशू यही होता है कि ये जो जीएसटी का टैक्स बनता है, वो टैक्स की जो वर्कर चुकाएगा या फिर प्रधान चुकाएगा, यही यहाँ पे पूरा इस चैप्टर का कंक्लूजन रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसको एग्जांपल समझते हैं। तो यानी एक साड़ी निर्माता कौन है, यानी एक साड़ी निर्माता साड़ियों पर एम्ब्रॉयडरी करने, उस पर लेस लगाने एवं रोल करने के लिए प्लेन साड़ियाँ किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा 500 रुपये प्रति साड़ी पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। कारीगर व्यक्ति द्वारा यह कार्य करके तैयार साड़ियाँ निर्माता को भेज दी जाती है। जो भी व्यक्ति को दायित्व दिया गया है कार्य के लिए, वो उस कार्य को कंप्लीट करके जो भी प्रधान है उसको भेज दिया जाता है। अब इस उदाहरण में बात करते हैं, तो यहाँ पे 5-6 सिचुएशन क्रिएट होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है कारीगर द्वारा की गई प्रक्रिया जॉब वर्क कहलाती है। जो भी जैसे वाई व्यक्ति हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा काम वाई कर रहा है, उसको कार्य दिया गया है वाई को, तो वाई व्यक्ति यहाँ पे कौन हो गया, जॉब वर्क। इस प्रक्रिया को जॉब वर्क कहा जाता है। जैसे कच्चा माल भेजने वाला व्यक्ति जो कच्चा माल भेजता है, यानी एक्स व्यक्ति कच्चा माल भेजने वाला हो गया, वाई यहाँ पे जॉब वर्कर हो गया। तो कच्चा माल भेजने वाला व्यक्ति प्रधान प्रिंसिपल कहलाएगा। कच्चा माल प्राप्त करके उस पर प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति जॉब वर्कर कहलाएगा। इस कार्य के बदले जॉब वर्कर को मिलने वाला राशि सेवा का प्रतिफल मानी जाती है, यानी एक तरह से पारिश्रमिक मिलेगा। क्या मिलेगा उसको, सेवा के बदले उसको पारिश्रमिक मिलेगा। माल एवं सेवा कर जीएसटी की दृष्टि से जॉब वर्क नौकरी नहीं होती है, बल्कि सेवा मानी जाएगी और कर योग्य होगी। ठीक है, अब इसमें जो जीएसटी एक्ट में ये परिभाषा दी गई है, ये रूल बनाया गया है, जो जॉब वर्क जो व्यक्ति करता है वो एक तरीके से नौकरी नहीं मानी जाती है, एक तरह से वो सर्विसेज मानी जाती है जीएसटी के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो भी कार्य किया गया है उस पर जीएसटी देना होगा। क्या देना होगा, जीएसटी यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए, जॉब वर्क पर भेजे गए माल पर माल एवं सेवा कर का दायित्व किसके ऊपर होता है। अब यहाँ से आपका लीगली, यानी इसका जो भी लीगल प्रोविजन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लाइबिलिटी इन केस ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन जॉब वर्क। तो जॉब वर्क पर भेजा गया माल आपूर्ति माना जाएगा, यानी एक तरह सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि माल एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति में सभी प्रकार की आपूर्ति को सम्मिलित किया जाता है, जैसे विक्रय या ट्रांसफर। अतः जॉब वर्क के लिए भेजा गया माल या इनपुट आपूर्ति माना जाएगा, लेकिन ऐसी पूर्ति में पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति यानी प्रधान डिलीवरी चालान बनाकर उत्पादक क्या है, उत्पादक सामग्री यानी इनपुट अथवा पूंजीगत माल यानी कैपिटल गुड्स जॉब वर्क को जॉब वर्क करने के लिए बिना कर का भुगतान किए भेज सकता है। इसके बाद किसी अन्य जॉब वर्कर के पास इसे भेज सकता है। ठीक है, इसमें ये प्रोविजन दे रखा है। अब आगे देखते हैं इसको, यानी अब ये इसमें समझेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, इसको देखेंगे अच्छी तरह से। यानी जॉब वर्क की समाप्ति के बाद ऐसा निर्मित माल या पूंजीगत माल, जैसे जॉब वर्क की समाप्ति हो जाती है, कार्य कंप्लीट हो जाता है, इसके बारे में जो भी कच्चा माल दिया जाता है फिर वो फिनिश्ड गुड्स हो जाता है। तो फिनिश्ड गुड्स यानी निर्मित माल या पूंजीगत माल। अब इसमें माल दो प्रकार का होता है, पूंजीगत होता है, एक आपका सामान्य माल होता है। तो निर्मित माल या पूंजीगत माल जॉब वर्कर द्वारा, यानी जो भी वाई व्यक्ति है द्वारा प्रधान को लौटा दिया जाता है, यानी कार्य कंप्लीट करने के बाद में उसको लौटा दिया जाएगा। यदि जॉब वर्कर प्रधान के निर्देशानुसार, यानी जो भी जॉब वर्कर है यानी वाई व्यक्ति है, वो प्रधान के निर्देशानुसार ऐसा तैयार माल प्रधान को लौटाने की बजाय, अगर वो प्रधान को माल नहीं लौटाता है, वो डायरेक्टर ही उस माल को अन्य व्यक्ति को भेजता है,
तो कर भुगतान के बाद इसे बाहर भेजा जाएगा या निर्यात किया जाएगा। ठीक है, यानी इस संबंध में जो टैक्स दिया जाएगा, अगर जो 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 वर्कर व्यक्ति है, जो फिनिश गुड्स है, उसको फिनिश करने के बाद में वो प्रधान को नहीं बेचता है या अन्य व्यक्ति को बिक्री कर देता है, अन्य व्यक्ति को बेच देता है, तो इसमें जो टैक्स की लाइबिलिटी रहेगी जीएसटी की, वो एक तरह से जॉब वर्कर पर रहेगी। किस पर रहेगी? यानी वाई व्यक्ति पर यहाँ पे लाइबिलिटी हो जाएगी। तो उदाहरण देखें इसका एक, यानी दिल्ली की एक कंप्यूटर कौन है, यानी दिल्ली की एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी नोएडा के एक जॉब वर्कर को कंप्यूटर के पार्ट्स एंड कैबिनेट आदि असेंबल करने के लिए भेजती है। कंप्यूटर तैयार होने के पश्चात इस माल के संबंध में निम्न विकल्प हो सकते हैं। अब कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं पहले देखेंगे। यानी एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन दिल्ली सेंड कंप्यूटर पार्ट्स कैबिनेट्स एक्सेट्रा टू ए जॉब वर्कर इन नोएडा फॉर असेंबली। वंस द कंप्यूटर इज असेंबल्ड द फॉलोइंग ऑप्शंस मे बी अराइज रिगार्डिंग द गुड्स। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएगा कि नोएडा का जॉब वर्कर तैयार माल वापस प्रधान को दिल्ली भेज सकता है। ठीक है, यानी जो भी जिस व्यक्ति को कार्य दिया गया है वो प्रधान को माल तैयार करके दिल्ली भेज सकता है। ऐसी स्थिति में कच्चा माल भेजने और तैयार माल की वापस मंगाने में प्रधान या जॉब वर्कर का कोई दायित्व यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार से जीएसटी का कोई कर दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, प्रधान का भी जॉब वर्कर का भी। नेक्स्ट स्थिति आएगी, यदि प्रधान निर्देशानुसार, जो भी प्रधान है वो निर्देशानुसार यह माल जॉब वर्कर द्वारा जयपुर के व्यापारी को सीधे भेज दिया जाता है, तो इसे कर योग्य पूर्ति माना जाएगा और प्रधान उस पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। अब इसमें यह है, जैसे प्रधान ने डायरेक्शन दे दिया कि आपने जो भी कार्य मेरे निर्देश पर कंप्लीट किया है, जो भी असेंबलिंग की है कंप्यूटर की या किसी चीज़ की, कोई भी हो सकता है, कोई भी माल हो सकता है, उसको डायरेक्ट जयपुर के व्यापारी को भेज दिया जाता है। तो इस संबंध में जो जीएसटी का भुगतान किया जाएगा वो एक तरीके से प्रधान उसके लिए लायलेबल होगा, यानी जीएसटी का भुगतान प्रधान द्वारा किया जाएगा। प्रधान ऐसे तैयार माल को जो वर्कर के यहाँ से सीधे निर्यात कर सकता है। इस संबंध में कर का भुगतान करना हो तो कर चुकाया जाएगा और नहीं करना हो तो भुगतान किए बिना बाहर भेजा जा सकेगा। जो भी माल के रिगार्डिंग जो भी प्रावधान दे रखे हैं, अगर माल एजेंट्स वाला है तो टैक्स नहीं होगा, और टैक्सेबल है तो यहाँ पे प्रधान द्वारा टैक्स का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। तो यहाँ पे एक नोट है, टिप्पणी दे रखी है। नोट में क्या बता रखा है कि जब जॉब वर्कर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्पष्टीकरण इसका, जब जॉब वर्कर के यहाँ से प्रधान को ऐसे इनपुट या माल एक वर्ष के अंदर, अब ये सिचुएशन दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी जॉब वर्कर के यहाँ से प्रधान को ऐसे इनपुट या माल एक वर्ष के अंदर, अब 1 वर्ष 3 वर्ष का यहाँ पे लफड़ा है, अगर 1 वर्ष के अंदर, और अगर सामान्य माल है तो 1 वर्ष के अंतर्गत, और जो कैपिटल गुड्स है यानी पूंजीगत माल 3 वर्ष के अंदर, यानी सामान्य माल आपका 1 वर्ष के अंदर अंतर्गत और पूंजीगत माल आपका 3 वर्ष के अंदर वापस प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर उसने जो भी अन्य व्यक्ति से अगर जो भी कच्चा माल है उसको फिनिश करने हेतु अन्य व्यक्ति को जो वर्क दिया गया था, अब उसमें सामान्य माल में तो 1 वर्ष के अंतर्गत वो वापस हो जाना चाहिए यानी प्रधान के पास में, और पूंजीगत माल है तो वो 3 वर्ष में प्रधान के पास वापस आ जाना चाहिए। अगर वो वापस नहीं आता है उस संबंध में क्या स्थिति क्रिएट होगी, तो प्राप्त कर लेना चाहिए या उसका निपटारा कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, अब यहाँ से देखना आपको अच्छी तरह से, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जो वर्क पर भेजा गया माल या इनपुट या पूंजीगत माल पूर्ति माना जाएगा, एक तरह सप्लाई माना जाएगा या बिक्री माना जाएगा, और उस पर प्रधान को कर का भुगतान करना होगा। ठीक है, यानी अब यहाँ पे समझना है कि जो सामान्य माल है उसकी जो रिटर्न की अवधि 1 वर्ष है, और पूंजीगत माल है कौन सा कैपिटल गुड्स है, अगर वो 3 वर्ष में रिटर्न हो जाता है किसको, प्रधान को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो 3 वर्ष में रिटर्न नहीं होता है तो यहाँ पे जो टैक्स का पेमेंट किया जाएगा या जो लाइबिलिटी बनेगी वो प्रधान को जीएसटी का भुगतान करना होगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। यानी द प्रिंसिपल मस्ट रिसीव बैक और डिस्पोज ऑफ सच इनपुट्स ऑफ गुड्स विद इन 1 ईयर एंड कैपिटल गुड्स विद इन 3 years फ्रॉम द जॉब वर्क्स premise. If this is not done, the goods input or capital goods and or job work will be deemed to have been supplied and the principal will be liable to pay tax on them. फिर है जॉब वर्क के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान कौन से हैं, एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू जॉब वर्क। जॉब वर्क के संबंध में भेजे गए माल और उसकी वापसी, कर दायित्व आदि के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न प्रकार है। कौन कौन से प्रावधान देखते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट प्रोविजन है यहाँ पे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, यानी प्रधान एवं जॉब वर्क, यानी ये तो एक्स व्यक्ति हो गया और ये वाई व्यक्ति हो गया, जैसा कि बार बार बात कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो प्रधान एवं जॉब वर्कर इनपुट कच्चा माल यानी इनपुट हो जाएगा, आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा, आदि की पूर्ति करने वाला व्यक्ति प्रधान प्रिंसिपल माना जाएगा। यानी इनपुट या कच्चा माल की पूर्ति करने वाला व्यक्ति एक तरह से प्रधान माना जाएगा, और ऐसे माल पर प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति और ऐसे माल पर जो प्रोसेस करता है उसको फिनिश करता है, ठीक है, तो वो प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति एक तरह से आपको जॉब वर्कर माना जाएगा या एक तरह से वाई व्यक्ति माना जाएगा।
सेकंड प्रोविजन है सेवा के रूप में कर की दर। सेवा के रूप में कर की दर के बारे में बात करें यहाँ पे, तो जॉब वर्कर को माल एवं सेवा कर या जीएसटी के अंतर्गत सेवा माना गया है। इस पर 18%, यानी जो भी जीएसटी काउंसिल में जो भी दरें चेंज होती है उसके हिसाब से चेंज हो सकती है, इसलिए इस पर 18% माल एवं सेवा कर देय होगा, जो कि जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर द्वारा चार्ज की गई राशि पर देय होगा। नेक्स्ट है सुपुर्दगी चालान पर माल भेजना, यानी जो भी सुपुर्दगी चालान है उस पर माल किस प्रकार भेजा जाता है। तो प्रधान द्वारा जॉब वर्कर को जो इनपुट सामान या पूंजीगत माल भेजा जाएगा, प्रधान द्वारा जो जॉब वर्कर है जो माल भेजा जाएगा वह पूर्ति तो होगा ही, लेकिन उस पर माल एवं सेवा कर जीएसटी दे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माल तैयार होने के बाद पुनः प्रधान के पास पहुंच जाएगा। ऐसा माल प्रधान द्वारा कर बीजक की बजाय सुपुर्दगी चालान से भेजा जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन है माल की सीधी पूर्ति प्रधान अन्य व्यक्ति से कच्चा माल खरीद कर सीधे जॉब वर्कर को भेज सकता है, यानी माल की सीधी पूर्ति के लिए प्रधान है जो प्रिंसिपल है वो अन्य व्यक्ति से कच्चा माल खरीद कर सीधे जॉब वर्कर को भी भेज सकता है। नेक्स्ट प्रोविजन है पांचवा, व्यवसायिक स्थल घोषित करना, यानी जो व्यवसायिक स्थल घोषित किस प्रकार से किया जाएगा। जॉब वर्कर के स्थान को प्रधान द्वारा अपना व्यवसायिक स्थल घोषित किया जा सकता है, यानी जो जॉब वर्कर है यानी एक्स व्यक्ति द्वारा वाई व्यक्ति के स्थान को एक तरीके से जो व्यवसायिक स्थल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट इनपुट वापस लेने की अवधि है। अब जो भी इनपुट टैक्स होता है उसको वापस लेने की अवधि क्या है। जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुट 1 वर्ष के अंतर्गत और पूंजीगत सामान 3 वर्ष के अंतर्गत प्रधान के पास वापस आना चाहिए, यानी जैसा ऊपर बात कर चुके हैं सामान्य माल है, इनपुट एक तरीके से आपका 1 वर्ष के अंतर्गत आ जाना चाहिए और पूंजीगत माल आपको 3 वर्ष के अंतर्गत प्रधान के पास आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो उस पर प्रधान द्वारा टैक्स दिया जाता है, वापस आना चाहिए, अन्यथा ऐसे इनपुट पूंजीगत सामान पर जीएसटी या कर देय होगा। सातवां प्रोविजन है सीधे माल की पूर्ति है, इनडायरेक्ट गुड्स की सप्लाई के बारे में बात करें तो प्रधान सीधे जॉब वर्कर के स्थान से माल की आपूर्ति कर सकता है, लेकिन जॉब वर्क करवाने वाले प्रधान को पंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर के स्थान को अपना अतिरिक्त व्यवसायिक स्थल घोषित करना चाहिए। अगर जॉब वर्कर पंजीकृत व्यक्ति है तो माल जॉब वर्कर के स्थान से सीधे ही भेजा जा सकता है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वहां से डायरेक्टली उसको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट प्रोविजन है आठवां, यानी जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुट या पूंजीगत माल के बारे में बात करें यहाँ पे, पर इनपुट कर जमा लेने की पात्रता के बारे में देखें तो प्रधान जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुट या पूंजीगत माल यानी कैपिटल गुड्स पर दिए गए कर का इनपुट कर जमा प्राप्त करने का हकदार होता है। कौन होता है? प्रधान, चाहे इन्हें उसके परिसर में प्राप्त करने के पश्चात भेजा गया हो या बिना परिसर में लाए हुए सीधे जॉब वर्कर के पास भेजा गया हो, जो भी स्थिति है, लेकिन जो भी प्रधान है उसको इनपुट प्राप्त करने का यहाँ पर राइट्स होता है। यदि निर्धारित अवधि के अंदर इनपुट या पूंजीगत माल वापस प्राप्त न किया जाए तो इस संबंध में प्रोविजन क्या होता है। जब निर्धारित अवधि के अंतर्गत यानी जो भी सामान्य इनपुट्स के रिगार्डिंग आपका 1 वर्ष है और पूंजीगत माल के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 वर्ष है, ठीक है। अगर नहीं होता है कि अंदर वापस प्राप्त नहीं किया जाए, यानी जो जॉब वर्कर द्वारा प्रधान को 1 वर्ष और 3 वर्ष जो भी देर किया उसमें अगर नहीं लौटाया जाता है तो यहाँ जॉब वर्कर के स्थान से बाहर नहीं भेजा जाए तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि जिस स्थिति पर इनपुट या पूंजीगत माल प्रधान द्वारा बाहर भेजा गया है उसी स्थिति पर प्रधान ने जॉब वर्कर को इनपुट या पूंजीगत माल की आपूर्ति की, अतः प्रधान उसके अनुसार कर देने के लिए उत्तरदायी होगा। कौन होगा? प्रधान यानी एक्स व्यक्ति। फिर अकाउंट्स मेंटेन के बारे में बात की, लेखे किस प्रकार से रखे जाते हैं इसके, तो जॉब वर्क से संबंधित लेखों के रखरखाव के लिए प्रधान जिम्मेदार होता है, यानी जो भी जॉब वर्क के रिगार्डिंग जो भी कार्य होता है उसका जो अकाउंट्स होते हैं खाते होते हैं तो उसका मेंटेनेंस रखने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? इन प्रधान की, प्रिंसिपल की यहाँ पे जिम्मेदारी होती है। ये पूर्ण रूप से प्रधान की जिम्मेदारी है कि वह जॉब वर्क से संबंधित इनपुट्स और पूंजीगत माल का यथोचित खाता बनाकर उसका रखरखाव या मेंटेनेंस उसे करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है वेस्ट एंड स्क्रैप का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, यानी जो वेस्ट है स्क्रैप माल है उसका उपचार किस प्रकार से किया जाएगा। तो पंजीकृत जॉब वर्कर कौन है? पंजीकृत जॉब वर्कर जॉब वर्क के दौरान निकले हुए बेकार सामान और स्क्रैप सीधे अपने व्यवसायिक स्थान से कर के भुगतान के पश्चात आपूर्ति कर सकता है। यदि जॉब वर्क के वर्कर पंजीकृत नहीं है तो ऐसी वस्तुएं प्रधान द्वारा कर का भुगतान करने पर पूर्ति इनकी की जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रोविजन आपका 12 नंबर का प्रोविजन बता रखा है कि जॉब वर्कर और प्रधान की स्थिति के बारे में बात करें यहाँ पे, यानी जॉब वर्कर और प्रधान की स्थिति क्या होती है व्यापार में जीएसटी के रिगार्डिंग जीएसटी कानून के अंतर्गत देखें तो जॉब वर्कर और प्रधान एक ही क्षेत्र में स्थित होना अनिवार्य नहीं है, यानी अब जरूरी नहीं कि जो एक्स व्यक्ति है या वाई व्यक्ति है या आपका जो प्रधान है या जॉब वर्कर है वो एक ही क्षेत्र में स्थित हो, जैसे राजस्थान में राजस्थान या जयपुर में जयपुर, ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में स्थित हो सकता है, यहाँ अनिवार्य नहीं है, ये कंडीशन शर्त अनिवार्य नहीं होती है। जॉब वर्कर और प्रधान एक राज्य में हो सकता है, एक संघ क्षेत्र में हो सकता है और इसके अलावा विभिन्न राज्यों संघ क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका जो भौगोलिक क्षेत्रफल होता है वो कहीं भी हो सकता है, कहीं से भी इनसे कार्य करवाया जा सकता है, किनसे? जॉब वर्कर से। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें माल एवं सेवा कर के अंतर्गत रिटर्न, यानी जो जीएसटी होता है
जॉब वर्क के अंतर्गत जो रिटर्न्स है वो किस प्रकार से फाइल की जाती है। तो रिटर्न्स अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज किसी भी कर व्यवस्था के अंतर्गत कर निर्धारण का आधार करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियां होती है। माल एवं सेवा कर या जीएसटी के अंतर्गत विवरणियों का विशेष महत्व होता है। पंजीकृत व्यक्ति को सामान्यतः, अब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, कौन होता है, रजिस्टर्ड पर्सन को सामान्यतः हर माह 3 यानी प्रत्येक माह 3 एवं एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, यानी एक वार्षिक विवरण यहाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। कंपोजिशन इस विकल्प, जो कंपोजिशन स्कीम सब व्यक्ति अपनाता है, तो कंपोजिशन विकल्प अपनाने वाले रजिस्टर्ड व्यक्ति को मासिक के स्थान पर त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करनी होती है। यानी सामान्य को तो हर माह में 3 और जो इसके अलावा एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। और जो कंपोजिशन या सम्मिश्रण योजना का जो लाभ लेता है जो व्यापारी, ठीक है, तो उसको यहाँ पे छूट दे रखी है, तो उसको त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, अंडर एनी टैक्स रिजिम द बेसिस ऑफ टैक्स assessment is the returns filed by the taxpayer. Returns hold special significance under the goods and service taxes GST framework. Generally, a registered person is required to file 3 monthly returns and 1 annual return. However, a registered person who has opted for the composition scheme is required to file quarterly returns instead of monthly ones. फिर आपका विवरणी का अर्थ देखें तो विवरणी का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ रिटर्न्स है, हालांकि रिटर्न्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं, पुनः देख लेते हैं। यानी विवरणी से आशय करदाता या पंजीकृत व्यक्ति जो भी टैक्स पेयर है या रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो जीएसटी पोर्टल पर या जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो व्यक्ति रजिस्टर्ड होता है और टैक्स का भुगतान करता है वो पंजीकृत व्यक्ति कहलाता है। तो पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे विवरण पत्र यानी स्टेटमेंट्स हैं इसमें कर अवधि के दौरान किए गए जावक पूर्ति यानी आउटवार्ड सप्लाई और इनवार्ड सप्लाई, टैक्स का भुगतान, इनपुट कर जमा आदि की जानकारियां प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, इसमें आउटवार्ड, इनवार्ड, टैक्स का भुगतान, इनपुट कर जमा आदि का जो विवरण होता है वो एक तरीके से विवरणी कहलाती है। यह विवरणियां मासिक हो सकती है, त्रैमासिक हो सकती है, वार्षिक अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुत की जाती है। किस प्रकार से किया जाता है, इनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से इनको प्रस्तुत किया जाता है। एंड ए रिटर्न रेफर्स टू ए स्टेटमेंट सबमिटेड बाय ए टैक्स पेयर और ए रजिस्टर्ड पर्सन containing details such as outward supplies, inward supplies, tax payments and input tax credit availed during the tax period. These returns are filled electronically on a monthly, quarterly और annual basis. फिर आपका विवरणी को ऑब्जेक्ट्स देखें, यानी विवरणी के क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके लाभ होते हैं, विवरणी क्यों भरी जाती है। तो हालांकि ये सरकार एक रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए जीएसटी लागू की है। हालांकि इसके संबंध में पहले से अनेक प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन सभी टैक्सों को एक जगह यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो इसका महत्व इस प्रकार से होता है कि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी तैयार करना और उसको प्रस्तुत करने के उद्देश्य निम्न प्रकार है। एक पहला उद्देश्य हो जाएगा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि में किए गए कारोबार के संबंध में कर प्रशासन को सूचना के हस्तांतर के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। इसके अलावा कर प्रशासन द्वारा अनुपालन सत्यापन का माध्यम होता है। जो भी कंप्लायंस भेजिए, जो रिटर्न जो भी आपने पैसा जमा कराया है उसका सत्यापन हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा नीतिगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। जो भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को या काउंसिल को, ठीक है, तो उसके संबंध में एक तरह से आवश्यक जानकारी, डाटा या जानकारी प्राप्त हो जाती है। सरकार को कर प्रशासन के लेखा परीक्षा और कर चोरी विरोधी कार्यक्रमों का प्रबंधन होता है। यानी किसी प्रकार से लेखा परीक्षा और कर चोरी होती है उसको यहाँ पे रोका जा सकता है। किसके माध्यम से, विवरणी के माध्यम से। नेक्स्ट है विवरणी संबंधी प्रावधान धारा 37 से 48, यानी जो आपकी जो रिटर्न भरी जाती है उसका जो जीएसटी अधिनियम 2017 की जो धारा है 37 से लेके किसमें 48, इससे अब ये सेक्शन आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। यानी सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 48 या धारा 37 से लेके धारा 48 में विवरणी संबंधी प्रावधान दे रखे हैं। तो माल एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी एक्ट में विवरणियों के संबंध में धारा 37 से लेकर 48 के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुसार कंपोजिशन यानी जो सम्मिश्रण विकल्प प्राप्त व्यक्ति के अतिरिक्त, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें कंपोजिशन स्कीम जो व्यक्ति अपनाता है उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। उसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी रिटर्न्स होती है उनको यहाँ समाहित किया गया है। तो इन प्रावधानों के अनुसार कंपोजिशन विकल्प प्राप्त व्यक्ति के अतिरिक्त, ठीक है, यानी उसके अलावा अन्य पंजीकृत व्यक्ति को सामान्यतः हर माह 3 यानी हर माह में 3 रिटर्न्स और एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी अनिवार्य होती है। विवरणियों के संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार दे रखे हैं, यानी कौन कौन से प्रावधान दे रखे हैं, कौन कौन से सेक्शन दे रखे हैं। जो सेक्शन आपको विशेष ध्यान रखना है, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि सेक्शन जैसे पूछ लिया आपको सेक्शन 48 में किससे संबंधित है, सेक्शन 45 किससे संबंधित है, सेक्शन 41 किससे संबंधित है, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। तो आपको यह तैयारी पूरी रखनी है। एंड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एक्ट contains provisions regarding returns under section 37 to 48. According to these provisions, registered person other than those who have opted for the composition scheme are generally required to file 3 returns and 1 annual return every month. The key provisions regarding returns are as follows.
अब इसमें देखते हैं जावक पूर्तियों के विवरण की रिगार्डिंग बात करें, यानी जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई होती है तो उसका सेक्शन दे रखा है, यानी आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो किस में बता रखा है, धारा 37 में है। यानी धारा 37 में आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बताया गया है। इनवर्ड सप्लाई के बारे में सेक्शन 38 में बताया गया है। और विवरणों की प्रस्तुति के बारे में बात करें, यानी प्रेजेंटेशन बाय जो स्टेटमेंट है आपके जो भी रिटर्न्स है, तो विवरणों की प्रस्तुति आपके सेक्शन 39 में होती है। और प्रथम विवरणी जो फर्स्ट आपकी रिटर्न होती है वो सेक्शन 40 में बताई गई है। क्या बताई गई है, जो भी टैक्स पेयर की जो फर्स्ट रिटर्न्स होती है वो सेक्शन 40 में बताई गई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा सेक्शन 41 में है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान यानी जो रिकंसिलेशन होता है, मिलान होता है, मैचिंग होता है, धारा 42 में बताया गया है। आउटपुट कर दायित्व का मिलान, जो आपका आउटपुट होता है तो जो लाइबिलिटी होती है उसका मैचिंग या रिकंसिलेशन धारा 43 में होता है। वार्षिक विवरणी एनुअल रिटर्न आपकी धारा 44 में प्रस्तुत की जाती है के अकॉर्डिंग। अंतिम विवरणी जो लास्ट आपकी रिटर्न होती है धारा 45 के प्रोविजंस के रिगार्डिंग प्रस्तुत की जाती है। धारा 45 में अंतिम विवरणी के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपको विवरणी प्रस्तुत करने में अगर चूक होती है, यानी अगर समय पर अगर विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसमें किसी प्रकार चूक होती है तो उसमें पेनल्टी लगाई जाती है, तो वो धारा सेक्शन 46 में बताया गया है। विलंब शुल्क जो नोटिस किस प्रकार से दिया जाएगा 46 में है। और विलंब शुल्क या पेनल्टी लगाई जाती है आपको धारा 47 में बताया गया है। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है आपका, यानी माल एवं सेवा कर जो जीएसटी प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है, कौन होता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर व्यक्ति होता है, एक तरह से सीए आपका सीएम व्यक्ति होना चाहिए या उसे फाइनेंस का ज्ञान होना चाहिए। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए जो भी योग्यताएं हैं, जो भी प्रावधान है, प्रोविजंस है, वो धारा 48 में यहाँ पे बता रखा है। तो जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं, सेक्शन दे रखे हैं, तो इन सेक्शन को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विवरणियों के प्रकार देखते हैं एंड टाइप्स ऑफ रिटर्न्स के बारे में बात करें यहाँ पे। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। यानी विवरणियों के प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ रिटर्न है तो माल एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी के अंतर्गत सामान्य वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों को 3 मासिक विवरणियां, यानी सामान्य वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों को तो 3 मासिक विवरणियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है और एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त विशेष वर्ग और इसके अतिरिक्त जो विशेष वर्ग होता है उसके लिए विवरणों के फॉर्म अलग अलग रखे गए हैं, यानी उनका प्रोविजन यहाँ पे अलग रखा गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर चुके हैं। आपके जीएसटी के 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके 2 चैप्टर रहे हैं, एक तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला रहा है और एक आपका ई-वे बिल रहा है। सिर्फ 2 चैप्टर रहे हैं, तो इनको पूरा प्रयास है कि मैं 30 जून या 1 जुलाई तक इसको कंप्लीट कर दूंगा। फिर आपका जो आगामी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो आपका इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स में आपको 1961 को देखेंगे और साथ में जो नया आपका एक्ट आया 2025 उसके बारे में बात करेंगे। तो जो वर्क संबंधी जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वाल्मीकि अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके जो भी अननोन पर्सन है, जो भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो या जो भी क्लासेज है वो पहुँचाए, ताकि उन लोगों को पता चले कि राजस्थान में एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करवा रहा है। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कमेंट्स करना हो, कोई इंक्वायरी लेनी हो, तो मुझे आप निसंकोच कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या टेलीग्राम पर, या जो भी यूट्यूब पर कमेंट करना चाहते हैं आप जो चाहें जो कर सकते हैं। थैंक यू।